दोस्तों, एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने कभी ना डूबने वाला कहा और वो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। 1912 में यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज था। लोग कहते थे इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की ठंडी रात में अटलांटिक महासागर में यह जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा गया और कुछ ही घंटों में समंदर की गहराई में हमेशा के लिए गायब हो गया और इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री त्रासदी बन गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत मानव सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब इंसान ने खुद को प्रकृति से भी बड़ा समझना शुरू कर दिया था। मशीनें बन चुकी थीं, कारखाने धुआं उगल रहे थे, रेलगाड़ियां महाद्वीपों को जोड़ रही थीं और समुद्री जहाज विशाल महासागरों को पार कर रहे थे। यूरोप से अमेरिका जाने वाली यात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लाखों लोग बेहतर जीवन, रोजगार और अवसरों की तलाश में नई दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे समय में समुद्री जहाज केवल यात्रा का साधन नहीं थे, बल्कि राष्ट्र की शक्ति, तकनीक और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक थे। ब्रिटेन, जो उस समय समुद्री व्यापार का बादशाह माना जाता था, अपने इस गौरव को बनाए रखना चाहता था। लेकिन जर्मनी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके जहाज गति और आकार में ब्रिटिश जहाजों को चुनौती दे रहे थे। इसी प्रतिस्पर्धा के माहौल में ब्रिटेन की प्रसिद्ध शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। कंपनी के प्रबंध निदेशक जेचो ब्रूस इसमे का सपना था कि वह केवल तेज जहाज नहीं बनाएंगे, बल्कि ऐसे जहाज बनाएंगे जो विलासिता, आराम और भव्यता में दुनिया में सबसे आगे हों। उनका मानना था कि अमीर और उच्च वर्ग के यात्री केवल गति नहीं, बल्कि शान और आराम चाहते हैं। इसी सोच ने जन्म दिया ओलंपिक श्रेणी के 3 जहाजों की योजना को, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। इन तीनों में से दूसरा और सबसे प्रसिद्ध जहाज बना RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक का निर्माण उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध शिपयार्ड हालैंड एंड वुल्फ में 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उस समय यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक थी। लगभग 3000 से अधिक मजदूर, इंजीनियर, लोहार, बढ़ई और तकनीशियन दिन रात काम कर रहे थे। लोहे की विशाल प्लेटें, हजारों रिवेट्स और भारी भरकम मशीनरी, सब कुछ अभूतपूर्व पैमाने पर तैयार किया जा रहा था। जहाज की लंबाई लगभग 882 फीट और ऊंचाई लगभग 175 फीट रखी गई। जब इसे बनाया जा रहा था तब लोग इसे देखकर हैरान रह जाते थे, मानो कोई लोहे का शहर खड़ा किया जा रहा हो। निर्माण कार्य जोखिम भरा था। उस समय सुरक्षा मानक आज जैसे विकसित नहीं थे। कई मजदूरों को चोटें आईं और कुछ की जान भी गई, लेकिन परियोजना रुकने वाली नहीं थी। कंपनी के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। जहाज का ढांचा तैयार होने के बाद 31 मई 1911 को हजारों लोगों की मौजूदगी में इसे पहली बार पानी में उतारा गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। लोग तालियां बजा रहे थे, बैंड बज रहा था और अखबारों ने इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। इसके बाद लगभग 1 साल तक जहाज के अंदरूनी हिस्सों को सजाया गया। टाइटैनिक को केवल मजबूत ही नहीं, बल्कि अत्यंत शानदार बनाया गया। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए जो सुविधाएं थीं, वे उस समय के किसी भी महल से कम नहीं थीं। भव्य सीढ़ियां, जिनमें लकड़ी की नक्काशी और कांच की गुंबदाकार छत थी, आज भी टाइटैनिक की पहचान मानी जाती है। विशाल डाइनिंग हॉल, तुर्की स्नानघर, व्यायामशाला, पुस्तकालय, धूम्रपान कक्ष और पेरिसियन कैफे जैसी सजावट, यह सब दर्शाता था कि यह जहाज केवल यात्रा नहीं, बल्कि अनुभव देने के लिए बनाया गया था। टाइटैनिक में 16 जलरोधी डिब्बे बनाए गए थे। इन डिब्बों के दरवाजे आपातकाल की स्थिति में बंद किए जा सकते थे ताकि पानी एक हिस्से में सीमित रहे। इंजीनियरों का विश्वास था कि यदि 4 डिब्बों में पानी भी भर जाए तो जहाज तैरता रहेगा। इसी विश्वास के कारण इसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल, यानी लगभग अडूबा कहा जाने लगा। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक रूप से कभी यह दावा नहीं किया कि यह पूरी तरह अडूबा है, लेकिन मीडिया और जनता ने इसे ऐसा ही मान लिया। टाइटैनिक की इंजन प्रणाली भी अत्याधुनिक थी। इसमें 3 बड़े प्रोपेलर थे और कोयले से चलने वाले विशाल बॉयलर लगे थे। जहाज को चलाने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों टन कोयले की आवश्यकता होती थी। लगभग 176 फायरमैन और स्टोकर दिन रात भट्टियों में कोयला डालते थे ताकि इंजन चलते रहें। जहाज की अधिकतम गति लगभग 23 नॉट्स थी, जो उस समय के लिए बहुत तेज मानी जाती थी। 10 अप्रैल 1912 का दिन आखिरकार आ गया। साउथहैम्पटन बंदरगाह पर भारी भीड़ जमा थी। लोग इस नए चमत्कार को देखने आए थे। यात्री उत्साहित थे, कुछ भावुक थे,
कई परिवार अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे, जिन्हें अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करनी थी। जहाज के कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ, जो अनुभवी और सम्मानित समुद्री अधिकारी थे। यह उनकी अंतिम यात्रा होने वाली थी, क्योंकि वे इसके बाद सेवानिवृत्त होने की योजना बना चुके थे। टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से प्रस्थान किया और फिर फ्रांस के शेयरबर्ग तथा आयरलैंड के क्वींसटाउन, आज का कोब, बंदरगाह पर रुककर यात्रियों को लिया। जहाज पर लगभग 2200 लोग सवार हुए, जिनमें अमीर उद्योगपति, व्यापारी, अभिनेता, प्रवासी मजदूर और बच्चे शामिल थे। प्रथम श्रेणी में दुनिया के कुछ सबसे धनी लोग यात्रा कर रहे थे, जिनमें जॉन जैकब एस्ट्रोर चार और बेंजामिन गुगेनहाइम प्रमुख थे। इनके अलावा हजारों प्रवासी तीसरी श्रेणी में थे, जो अमेरिका में नया भविष्य तलाशने जा रहे थे। टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, यह वर्ग व्यवस्था का भी प्रतीक था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को अत्यधिक आराम और भव्यता मिली, जबकि तीसरी श्रेणी के यात्रियों को साधारण लेकिन अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाएं दी गईं, जो उस समय के अन्य जहाजों से अच्छी थीं। फिर भी सामाजिक दूरी साफ दिखाई देती थी। जैसे जैसे जहाज अटलांटिक की ओर बढ़ रहा था, दुनिया इसकी भव्यता की चर्चा कर रही थी। अखबारों ने इसे आधुनिक युग का चमत्कार कहा। यात्रियों के बीच उत्साह था। कोई नहीं जानता था कि यह यात्रा इतिहास में त्रासदी के रूप में दर्ज होने वाली है। एक ऐसा युग जब लोगों ने सोचा कि विज्ञान और इंजीनियरिंग ने प्रकृति को नियंत्रित कर लिया है। टाइटैनिक उस आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका था। लेकिन महासागर शांत था, गहरा था और अपनी शक्ति में असीमित था। अभी तक सब कुछ सामान्य था। जहाज शानदार था, मौसम साफ था और यात्रियों को विश्वास था कि वे सुरक्षित हाथों में हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 14 अप्रैल 1912 की रात इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से रवाना हो चुका था और अब वो अटलांटिक महासागर की विशालता में प्रवेश कर चुका था। जहाज पर जीवन अपने पूरे वैभव और लय में चल रहा था। प्रथम श्रेणी के यात्री शानदार भोजन कक्षों में बहुव्यंजन डिनर का आनंद ले रहे थे। पुरुष धूम्रपान कक्ष में राजनीति और व्यापार पर चर्चा कर रहे थे। महिलाएं भव्य सीढ़ियों के पास सैर कर रही थीं। बच्चे डेक पर खेल रहे थे। दूसरी श्रेणी के यात्री संगीत और शांत वातावरण का आनंद ले रहे थे, जबकि तीसरी श्रेणी में प्रवासी लोग गीत गा रहे थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे और अमेरिका पहुंचने की योजनाएं बना रहे थे। जहाज एक तैरता हुआ नगर प्रतीत हो रहा था, आत्मविश्वास से भरा, व्यवस्थित और आधुनिक। कप्तान एडवर्ड स्मिथ शांत और अनुभवशील थे। उन्होंने अपने जीवन में कई समुद्री यात्राएं की थीं। टाइटैनिक उनका अब तक का सबसे बड़ा जहाज था और उनकी अंतिम यात्रा भी। ब्रिज पर अधिकारी नियमित निगरानी कर रहे थे। रेडियो कक्ष में ऑपरेटर लगातार संदेश प्राप्त कर रहे थे। यात्रियों के निजी तार, व्यापारिक सूचनाएं और अन्य जहाजों के संदेश। उस समय वायरलेस संचार नई तकनीक थी और इसे आधुनिकता की पहचान माना जाता था। 12 और 13 अप्रैल को मौसम साफ था और समुद्र अपेक्षाकृत शांत। जहाज लगभग 21 से 22 नॉट्स की गति से आगे बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 का दिन रविवार था। सुबह ठंडी लेकिन शांत थी। यात्रियों ने चर्च सेवा में भाग लिया। दोपहर का भोजन भव्य रहा। लेकिन उसी दिन से रेडियो कक्ष में अलग तरह के संदेश आने लगे। कई जहाजों ने उत्तर अटलांटिक में बड़े हिमखंडों और तैरती बर्फ की चेतावनी दी। उन संदेशों में से कुछ जहाज के अधिकारियों तक पहुंचे। कुछ संदेश व्यस्त रेडियो ऑपरेटरों की भीड़ में उतनी प्राथमिकता नहीं पा सके। चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया, लेकिन जहाज की गति कम नहीं की गई। सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे रात हुई, तापमान गिरने लगा। हवा लगभग शांत थी और समुद्र की सतह कांच की तरह स्थिर हो गई। ये स्थिरता ही एक प्रकार का खतरा बन गई, क्योंकि लहरें न होने से हिमखंडों का पता लगाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः लहरें बर्फ से टकराकर सफेद झाग बनाती हैं, जो दूर से दिख जाती हैं। लेकिन उस रात समुद्र असामान्य रूप से शांत था। रात 9 बजे के बाद तापमान और गिर गया। डेक पर सन्नाटा बढ़ने लगा। अधिकांश यात्री अपने कमरों में जा चुके थे। कुछ प्रथम श्रेणी के यात्री अभी भी देर रात तक बातचीत और पेय का आनंद ले रहे थे। जहाज पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास बदलने वाला है। रात 11:40।
आगे मस्तूल पर तैनात निगरानी कर्मी फ्रेडरिक फ्लीट ने दूर एक अंधेरी आकृति देखी। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया, ये एक विशाल हिमखंड है और वो सीधे जहाज के सामने है। उसने तुरंत घंटी 3 बार बजाई, जो खतरे का संकेत था, और ब्रिज पर फोन कर सूचना दी। ब्रिज पर मौजूद प्रथम अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया, हार्ड ए स्टारबोर्ड, यानी जहाज को पूरी तरह मोड़ो। साथ ही इंजनों को पीछे करने और रोकने का आदेश दिया गया। विशाल जहाज धीरे धीरे दिशा बदलने लगा, लेकिन उसकी गति और आकार इतने बड़े थे कि वो पूरी तरह हिमखंड से बच नहीं सका। कुछ ही क्षण बाद जहाज के दाहिने हिस्से ने बर्फ को छुआ। ये कोई जोरदार टक्कर नहीं थी। कई यात्रियों को तो झटका भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन पानी की सतह के नीचे जहाज की स्टील प्लेटों में दरारें पड़ चुकी थी। हिमखंड ने जहाज के किनारे को लंबाई में खरोंचते हुए 5 जलरोधी डिब्बों को क्षतिग्रस्त कर दिया। शुरुआत में कई यात्रियों को लगा कि शायद कुछ मामूली हुआ है। कुछ लोग डेक पर आकर देखने लगे। उन्होंने बर्फ के टुकड़े डेक पर गिरे देखे और मजाक में उन्हें उठाने लगे। अंदर हालांकि स्थिति गंभीर थी। जहाज के नीचे के हिस्सों में पानी तेजी से भर रहा था। इंजीनियरों ने तुरंत स्थिति का आकलन शुरू किया। जहाज के मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रूज, जो उस यात्रा में मौजूद थे, को निरीक्षण के लिए बुलाया गया। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि 5 डिब्बों में पानी भर रहा है और जहाज केवल 4 तक सह सकता है। इसका अर्थ स्पष्ट था, टाइटैनिक डूबने वाला है। उन्होंने कप्तान एडवर्ड स्मिथ को बताया कि जहाज अधिकतम 1.5 से 2 घंटे तक टिकेगा। कप्तान के सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। आधी रात के बाद 12:05 पर लाइफ बोट तैयार करने का आदेश दिया गया। रेडियो कक्ष से संकट संकेत भेजे गए, पहले CQD, फिर नया अंतर्राष्ट्रीय संकेत SOS। पास के जहाजों तक संदेश पहुंचाया गया, लेकिन निकटतम जहाजों में से कुछ काफी दूर थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज का अग्रभाग धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। फिर भी डेक पर अफरा तफरी तुरंत नहीं फैली। चालक दल ने यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने और शांत रहने को कहा। कई यात्रियों को अभी भी विश्वास नहीं था कि यह विशाल जहाज वास्तव में डूब सकता है। कुछ ने लाइफ बोट में बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये अस्थायी सावधानी मात्र है। पहले महिलाएं और बच्चे का आदेश लागू किया गया। पहली लाइफ बोट लगभग आधी खाली ही छोड़ी गई। कुल 20 लाइफ बोट थीं, जो लगभग 1178 लोगों को ही समा सकती थीं, जबकि जहाज पर लगभग 2200 लोग थे। ये संख्या समुद्री नियमों के अनुसार पर्याप्त मानी जाती थी, लेकिन इतने बड़े जहाज के लिए व्यावहारिक रूप से अपर्याप्त थी। रात बढ़ती गई, ठंड असहनीय होती जा रही थी। समुद्र का तापमान 0 डिग्री के आसपास था। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ स्तब्ध खड़े थे। प्रथम श्रेणी के संगीतकारों ने डेक पर खड़े होकर संगीत बजाना जारी रखा, ताकि लोगों को शांत रखा जा सके। उनके सुर रात की निस्तब्धता में गूंज रहे थे। लगभग 1:30 तक जहाज का झुकाव स्पष्ट हो गया था। अब घबराहट बढ़ने लगी। लोग लाइफ बोट की ओर दौड़ने लगे, लेकिन नियम सख्त थे। कुछ पुरुषों को पीछे रोक दिया गया। कई परिवार पिछड़ गए। तीसरी श्रेणी के यात्रियों को ऊपर आने में देर हुई, जिससे उनमें से कई को समय पर लाइफ बोट नहीं मिल सकी। रात 2 बजे के आसपास स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। पानी जहाज के आगे के डेक पर पहुंच चुका था। अंतिम लाइफ बोट भी रवाना हो रही थी। अब सैकड़ों लोग डेक पर खड़े थे, जानते हुए कि उनके लिए कोई नाव नहीं बची है। 2:20। अचानक जहाज का अग्रभाग पूरी तरह पानी में समा गया। भारी दबाव के कारण जहाज बीच से टूट गया। उसका पिछला हिस्सा कुछ क्षणों के लिए सीधा खड़ा हुआ, मानो अंतिम विदाई दे रहा हो, और फिर वो भी अंधेरे बर्फीले महासागर में गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। फिर चीखों की गूंज सुनाई दी। सैकड़ों लोग ठंडे पानी में गिर चुके थे। कुछ ही मिनटों में ठंड ने अपना काम कर दिया। अधिकांश लोग 10 से 15 मिनट के भीतर ठंड से बेहोश हो गए। पानी पर तैरती लाइफ बोटों में बैठे लोग भय और असहायता से भरे थे। कई नावें वापस जाने से डर रही थी, क्योंकि उन्हें भय था कि डूबते लोग नाव उलट सकते हैं। दूर कहीं एक जहाज ने संकट संकेत सुना था। वो था RMS कारपाथिया। उसने अपनी पूरी गति बढ़ा दी थी और घटनास्थल की ओर बढ़ रहा था।
लेकिन जब तक वो पहुंचा, समुद्र शांत हो चुका था। केवल लाइफ बोटें थीं और बर्फीली हवा। सुबह लगभग 4 बजे कारपाथिया ने बचे हुए लोगों को उठाना शुरू किया। 700 से अधिक लोग बचाए गए, लेकिन लगभग 1500 लोग हमेशा के लिए अटलांटिक की गहराइयों में समा चुके थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी घमंड और प्रकृति की ताकत की कहानी है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।